जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यूं तो गुरु जी ने मेरे पे असीम कृपा की है हर बार, लेकिन ये जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक मौका दिया है जिसमें मैं अपना सत्संग सबके सामने शेयर कर सकूं, आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि गुरु जी मुझे भूले नहीं है, वो मुझे हमेशा याद रखते हैं, ऐसे समय पर भी जब हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। इसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, और मंदिर के सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे ये मौका दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2008 से शुरू हुई थी। उस समय मैं बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और अपनी 2 डॉटर्स का अपब्रिंगिंग जो थी वो अपने पेरेंट्स के साथ रहकर ही कर रही थी। उस समय मैं एल्कॉन इंटरनेशनल में केमिस्ट्री पढ़ाती थी और वाइस प्रिंसिपल भी थी। और सुनीता आंटी, उनका बेटा उसी स्कूल में पढ़ता था, और वो पेरेंट टीचर्स मीट में जब आई तो वो मुझसे मिली। तो अचानक उन्होंने अपने पर्स से गुरुजी का एक स्वरूप निकाला और मेरे हाथ में दे दिया और बोली कि मैम, ये अपने पर्स में रख लीजिए, आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं वो स्वरूप देखकर एकदम चौंक गई। मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूं। एक तो मैं ये सोचने लगी कि इन्हें कैसे पता कि मैं इतनी परेशानी से गुजर रही हूँ, और दूसरा मुझे ये लगा कि जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और उनको जीन्स पहनकर और रोब पहनकर देखा तो मुझे एकदम मैं डर गई, और मेरे को लगा कि गुरुओं पे हमें विश्वास नहीं करना है। तो मैंने उनको इमीडिएटली वो वापस करा और मैंने कहा कि आप इसको अपने पास रखिए, मैं गुरुओं पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ शिव जी और विष्णु जी की भक्त हूँ। लेकिन जैसे गुरु जी ने तो उनको कहकर ही भेजा था कि मुझे ये देना ही है। उन्होंने कहने में हद कर दी और मैंने मना करने में हद कर दी, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई। उन्होंने वो मुझे दे दिया और बोली कि आंटी, आप इसको 6-7 दिन तक अपने पास रखिए पर्स में, और अगर आपको जरा भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे वापस कर सकती हैं। मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उसको रख लिया अपने पर्स में, ये सोचकर कि मैं उसको जल्द ही वापस कर दूंगी। लेकिन जब मैं घर वापस आई तो मैंने एक बहुत ही अजीब चीज को एक्सपीरियंस किया, और वो ये था कि जब भी मैं वो पर्स अपने कंधे पे रखती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे सहारा दे रहा है, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। उस समय मैं बहुत टूटी हुई थी और मेरे चारों तरफ मुझे अंधेरा नजर आता था, और ऐसा लगता था कि जैसे पर्स रखते ही मुझे ऐसा लगने लगता था कि जैसे मेरे लिए दरवाजे खुल गए। मैं इस डिफरेंस को समझ नहीं पाई और मैं बहुत दिन तक परेशान रही। फिर मैंने एक दिन सुनीता आंटी को फोन किया और आंटी को बोला कि आंटी, मुझे ये हो रहा है। आंटी बोली कोई घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो जैसे मैंने आपसे कहा था, और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने फिर उनको गुरुजी की स्वरूप को बाहर निकाला अपने पर्स से और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर आप सच में ही आप में शक्ति है तो आप ये भी जानते होंगे कि इस वक्त मेरी क्या समस्या है, क्या परेशानी। अगर आपने मेरी वो परेशानी दूर कर दी तो मैं आपको हमेशा के लिए आपके साथ एक कनेक्शन बना लूंगी और मैं आपकी शक्ति को पहचान जाऊं। अगर आप सच में आप में शक्ति है तो आप मुझे दिखाइए। उस समय मेरी जो परेशानी चल रही थी वो मेरी बड़ी बेटी की थी। मेरी बड़ी बेटी, मैंने उसको कंप्यूटर, आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल पेरेंट के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने
बहुत मेहनत की और अपनी बेटी को इंजीनियरिंग कराई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराई, ये सोचकर कि बहुत जल्दी वो मेरा भार संभाल लेगी और मेरा एक सहारा बन जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी फर्स्ट जॉब HCL में लगी, तो जिस दिन उसको ट्रेनिंग के लिए जाना था उसने जाने से मना कर दिया और बोली कि मेरा इंजीनियरिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने उसको बहुत समझाया, काफी लोगों से बात कराई, लेकिन वो तो अड़ ही गई। उसने कहा कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगी। मैंने उससे पूछा क्या करोगे? बोले सोशल वर्क करूंगी। अब समझ ही नहीं आया कि कहाँ उसको क्या करेगी, कैसे करेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, चारों तरफ अंधेरा था। इस बीच में उसने अपनी तलाश जारी रखी और उसने एक NGO में जहां पर अरविंद केजरीवाल जी उसके वो थे, उन्होंने वहां पर, उस वक्त उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा कि मेरे को इनके साथ ही काम करना है। और उसने 8 साल उनके साथ काम किया। लेकिन वो एक अच्छा काम कर रही थी, और लेकिन मैं एक माँ थी और उसके जो बदलाव को मैं नहीं सह पा रही थी, इसलिए उसके अच्छे काम को भी मैं कभी भी सराह नहीं पाई। जो लड़की ब्रांडेड क्लोथ्स में रहती थी, ब्रांडेड शूज पहनती थी, सडनली वो एक वो गंदी सी जीन्स और चप्पल में रहने लगी। जो लड़की इतनी हाइजीनिक कंडीशंस में जिसको पाला गया, जो RO का पानी के अलावा कोई पानी नहीं पीती थी, वो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उनके साथ खाने लगी, पीने लगी और उन पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगी, जिससे उसकी जान को भी खतरा बना रहता था। ये सब चीजें देखकर मेरा दिल दहल जाता था, क्योंकि एक तो मैं अकेली सिंगल पेरेंट थी, उसके अलावा मुझे ये लगता था कि उसके साथ के सारे बच्चे इतने अच्छा अर्न कर रहे थे, इतनी अच्छी पोजीशंस पे उन्होंने जॉब लिए थे, और एक मेरी बेटी है जो एक NGO में जो वो लोग पैसे दे रहे थे, उसने उन पैसों को लेने से भी मना कर दिया। जिंदगी मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी उस समय पर, लेकिन मैंने फिर भी उसका साथ दिया। लेकिन उसी समय में बिहार में बाढ़ आने, आपको याद होगा बिहार में बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में ये दिल्ली छोड़कर बिहार चली गई उनको बचाने के लिए, और ऐसी ऐसी जगहों पे नाव में जाती थी जहां पुलिस वाले भी जाने के लिए मना कर देते थे। उस समय मुझे लगा कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। उस समय मुझे लगा कि मेरी बेटी शायद अब कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। और उस दिन मैंने गुरुजी को बोला, जब गुरुजी का मैंने स्वरूप निकाला, मैंने कहा गुरुजी, अगर आप में सच में शक्ति है तो आप मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। मैं कहकर वो पर्स में रखकर मैं सो गई। शाम को अचानक एक फोन आता है, और उस फोन में जो लड़की जिसने इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती थी, जो ये कह चुकी थी कि अब मेरी जिंदगी लोगों की सेवा करना ही है, अब मैं कोई और काम नहीं करूंगी और मैं बिहार में रहकर लोगों की सेवा करूंगी, अचानक उसका फोन आता है और वो मुझे कहती है कि मम्मी आप मुझसे नाराज हो? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं नाराज क्यों होंगी? बोली नहीं, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो। मैंने कहा नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। बोली कि आप चाहती हो कि मैं वापस आ जाऊं? मैंने कहा बेटे, चाहने से क्या होता है, अगर मैं चाहती हूँ तो क्या आप वापस आ जाओगे? बोली आप बोलो तो मैं आ जाऊं। मैंने कहा तो आ जाओ। उसने कहा कि आज तो रात को देर हो गई है, अब मैं सुबह आऊंगी। और संगत जी, मुझे भी कभी विश्वास नहीं आया जब वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी और मुझे कह रही थी कि मम्मी मैं आ गई हूँ। उस दिन वो मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, और मैं कह रही थी कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ गुरुजी कि मैं आपको नहीं पहचान पाई, और आपकी शक्ति आज मैंने देख ली। लेकिन 2 दिन के बाद ही वो मुझे कहने लगी कि मुझे फिर से जाना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई थी, सिर्फ आपका दिल रखने के लिए मैं यहाँ इतनी दूर तक आई हूँ। पहले मैंने उसको कहा बेटा मत जाओ, तो मुझे समझ आ गया कि उसका निश्चय बहुत दृढ़ है और वो मेरी बात नहीं सुनेगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उससे क्यों बोल रही हूँ, मैं क्यों ना गुरुजी से बात करूं। अगर कोई किसी ने करना है तो वो तो गुरुजी है ना। तो मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी
अब आप इस लड़की को वापस मत जाने देना। और आपको विश्वास नहीं होगा, उसने 3 बार प्रोग्राम बनाया और तीनों बार उसका प्रोग्राम खत्म हुआ और वो फिर उसके बाद कभी बिहार नहीं गई। ये मेरी शुरुआत थी। उससे मुझे इतना विश्वास, प्यार, इतना सब कुछ मिला गुरुजी से कि मैं बेचैन हो गई। मैंने कहा कि मुझे तो मंदिर जाना है। उस दिन, उससे पहले सुनीता आंटी मुझे रोज कहती थी कि हम मंदिर चलते हैं, तो मैं कहती थी कि नहीं, अभी नहीं जाना है। लेकिन उस दिन के बाद मैंने सुनीता आंटी को फोन करके रोज कहना कि आंटी मंदिर कब चल रहे हो। आंटी ने कहा जैसे ही मौका लगेगा हम आपको लेके जाएंगे। और गुरुजी ने फिर मुझे पूरे 1 महीने तक इंतजार कराया और 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे अपने मंदिर में बुलाया। जब मैं मंदिर के अंदर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक स्वर्ग में पहुंच गई और ऐसा भी लगा कि शायद मेरी जानी पहचानी सी जगह है, मैंने कहीं देखा है। और जैसे ही मैं शिव जी के मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हुई आंख बंद करके, तो मुझे पीछे से आवाज आई, टेक, तू तो मुझे भूल गई, मैंने तुझे याद रखकर बुलाया है। मैंने चारों तरफ देखा अपने, तो मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैंने फिर आंख बंद करी, मुझे फिर से सुनाई दी वही शब्द, मुझे फिर से सुनाई दिए। और फिर मेरी आंखों के सामने एकदम जैसे कोई फिल्म चल जाती है, ऐसे चल गई। मुझे याद आया कि मैं कैसे भागती भागती स्कूल जाने से पहले मंदिर जाती थी, शिव जी को दूध चढ़ाती थी और कैसे भागते भागते फिर स्कूल जाती थी। और कब मैंने ये दिनचर्या छोड़ दी वो भी मुझे याद नहीं था। और सच, वो गुरुजी सच ही कह रहे थे कि तू कब भूल गई, तेरे को खुद ही नहीं पता। और उसके बाद मेरी आंखों से आंसू की झड़ लग गई और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सा गुब्बार मेरे शरीर से निकल रहा है और मेरे अंदर एक बहुत ही क्लेंजिंग इफेक्ट मुझे महसूस हुआ। उस दिन मैंने गुरुजी के आगे, गुरुजी के चरणों में लेट गई एक तरह से। और उसके बाद जब मैं दरबार से बाहर निकली तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि अरे, हमने तो चाय प्रसाद ले लिया, काश मैं कुछ बच्चों के लिए भी ले जा पाती। ये सिर्फ मैंने अपने दिल में सोचा। जैसे ही मैंने सोचा, इतने में एक अंकल ने मुझे आवाज लगाई पीछे से और बोले, आंटी प्रसाद ले जाइए। मैंने टर्न किया तो मैंने देखा उन्होंने मेरे हाथ में 2 कैडबरीज चॉकलेट की बड़ी स्लैब्स हाथ में रख दी। मैं उनको देखती रही और मैं बहुत देर तक सोचती रही कि इनको कैसे पता कि मेरे 2 बेटियां हैं और इन्होंने मुझे 2 कैसे दे दी। मैं बहुत देर तक सोचती रही और मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है मेरे साथ। इस तरह की छोटी छोटी करिश्मे तो मेरे साथ जिंदगी भर चलते ही जा रहे थे, मतलब बहुत हुए हैं मेरे साथ। अगर मैं उनका वर्णन करने लगूंगी तो शायद मेरे पूरी रात निकल जाए। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही मैं घर पहुंची, बस तब से मेरी जर्नी एकदम ऐसे शुरू हो गई कि मैं स्कूल जाती थी और फिर स्कूल से आने के बाद मेरा मन करता था कि मैं मंदिर ही चली जाऊं, गुरुजी से बात करूं, गुरुजी के साथ रहूं। और गुरुजी भी मुझे इतनी हिम्मत देते थे कि मैं वहां से सुबह 7 बजे घर निकल जाती थी और शाम के 4 या 5 बजे तक मैं स्कूल से आती थी। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से यहाँ से करके मंदिर में लंगर प्रसाद करके फिर वापस ड्राइव करके खुद जाती थी। लेकिन कभी भी गुरुजी ने मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और मैं हमेशा गुरुजी के साथ जुड़ी रही। उसके बाद फिर मेरे को जैसे अगर मैं अब सारी बात बताऊं तो मैं ये देखूंगी जो मेरी बेटी थी, बड़ी बेटी थी, उसको वो यही सब काम करती जा रही थी और मुझे पता था कि वो शादी नहीं करेगी। और क्योंकि उसने ये कह रखा था कि मम्मी मेरी जिंदगी अब यही रहेगी, तो मैं हिम्मत टूट चुकी थी। मेरे को नहीं लगता था कि मेरे वो होगी। लेकिन मैंने फिर गुरुजी को एक दिन बोला कि गुरुजी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे मैं कितना भी चाहूं। अब मैं इसको आपको सरेंडर करती हूँ। आपने ही इसका सब कुछ करना है, आपने ही इसको देखभाल करनी है। मैंने उसको दिल से सरेंडर किया गुरुजी को
और मैंने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी उसके बारे में नहीं सोचूंगी, अब जो भी सोचोगे आप उसके बारे में सोचोगे। और जैसे ही मैंने ये दिल से सरेंडर किया, मैंने लेट गो कर दिया, उस दिन से उसकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि एक दिन उसने मुझे आके बोला कि मम्मी मुझे शादी करनी है, जो कि मेरे लिए ऐसा था कि जो मेरे लिए सपने के बराबर था। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शादी कर देंगे शादी, लेकिन मुझे मंदिर में करनी है और मुझे बिल्कुल भी धूम धड़का नहीं चाहिए और मुझको कोई भी वो नहीं चाहिए, ना बैंड ना बाजा ना कुछ, बस एक हलवा पूरी सबको खिलाना है आपने और बस ऐसे ही शादी होगी। अब मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में काम करती थी और मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट थे, तो मैंने कहा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो हम आने वाले को देंगे ना, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि हम उन्हें हलवा पूरी खिला दें सिर्फ। बोली नहीं, आपने अगर शादी करनी है तो ऐसे ही होगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, ऐसे ही कर देंगे शादी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे उसको प्यार से समझाया तो वो मान गई। हमने जितना मैं एक अरेंजमेंट कर पाई मंदिर में वैसे करके, थोड़ी डेकोरेशन करके हमने उसको कर दिया। गुरुजी जानते थे कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ जो भी था वो मैंने बच्चों पे खर्च कर दिया था, उनको बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट सब कुछ देने में ही खर्च कर दिया था। वो जानते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा एक पैसा भी खर्च नहीं होने दिया, ना मुझे कोई परेशानी होने दी। उसकी शादी हुई और आपको विश्वास नहीं होगा कि नॉर्मली एक लड़की की शादी में, चाहे वो मंदिर में हो चाहे वो घर में हो, माँ जो है बहुत ही बिजी रहती है, भागती दौड़ती रहती है और 10 तरह के काम उसके सिर पे होते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और की शादी में आई हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ। मैं तैयार होकर वहां पर ऐसे खड़ी हुई थी और मेरा एक कलीग स्कूल का, उसने मुझे बोला कि मैम आप चिंता मत करो, खाने पीने का सब मेरा जिम्मा है, मैं देखूंगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, जिस तरह से वो खड़े होके काम कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खड़े हैं और जैसे सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं, बस सारा बोझ उन्होंने ले लिया है मेरे सिर पे से। और मैं सिर्फ लोगों के साथ बात कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। हमने अपना जो अंदाजा लगाया था और जो मेरी बेटी ने बोला था, वो 250 या 300 लोग आएंगे उसमें। आपको विश्वास नहीं होगा, 550 से भी ऊपर लोग आए। लोग आते रहे, खाते रहे, जाते रहे, इतनी बरकत की वो चीज खत्म ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी वहां पर खड़े होकर सब कुछ करा रहे हैं। और हम जैसे ही शादी खत्म, इतनी सुंदर शादी हुई वो मंदिर की कि लोग आज तक याद करते हैं और लोग हमेशा कहते हैं कि शादियों में हम जाते हैं तो इतनी धूम धड़का होती रहती है कि हम लोगों का ध्यान वहीं रहता है। लेकिन क्योंकि कुछ नहीं था तो हमने सारे फेरे देखे, शादी अच्छे से देखी और सबने बहुत उसको सराहा। और बिल्कुल ज्यादा कोई खर्च हुए बिना एक बहुत अच्छी सुंदर सी शादी हुई और हम घर में ऐसे वापस आ गए जैसे हम किसी और की शादी में गए थे। तो ये ऐसा ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ बड़ी बेटी की शादी में करा। अब मैं अगर आऊं तो मैं छोटी बेटी के पास आती हूँ। छोटी बेटी जो है मेरी, उसने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करा था और वो मैथ्स से करना चाहती थी। उसके 10th और 12th दोनों में मैथ्स में 100 आए थे, लेकिन किसी कारणवश उसने इको में एडमिशन ले लिया और उसके बाद उसने कहा कि मैं पोस्ट ग्रेड अगर करूंगी तो सिर्फ मैथ्स में करूंगी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये तो बहुत बड़ी समस्या है, अब मैं क्या करूं। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मैं जगह जगह जाती रही, मैं वाइस चांसलर से मिली, सबसे मिली। सबने ये बोला कि आपकी लड़की में बहुत पैशन है, लेकिन क्योंकि उसके पास BA में नहीं था तो अब वो नहीं कर सकती। एक दिन गुरुजी ने मुझे गुरुजी से आवाज आई कि इसको अब्रॉड भेज दे। मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटी अब तुम ऐसा करो कि तुम अब्रॉड अप्लाई करो, इंडिया में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है अगर तुमने मैथ्स में ही करना है। उसने फॉर्म भरा, 6 यूनिवर्सिटीज ने फॉर्म भरा। एक यूनिवर्सिटी में उसको 100% स्कॉलरशिप विथ टीचिंग असिस्टेंस मिल गया।
100% स्कॉलरशिप से उसकी एजुकेशन फ्री हो गई और टीचिंग असिस्टेंट से उसका वहां का रहने का सारा खर्च हो गया। एक पैसे का भी बर्डन मेरे ऊपर नहीं आया। गुरुजी ने सब कुछ ऐसे कर दिया। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं उसको अकेले भेजती तो मैं बहुत परेशान हो जाती। मुझे पता है कि शायद मुझे ही जाना पड़ता, क्योंकि नई जगह पर मैं भेज रही थी। तो उसका एक फ्रेंड जो था उसने भी साथ में अप्लाई किया था। तो आप ये देखिए कि उन दोनों की एक ही यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, एक ही कोर्स में, एक ही सब्जेक्ट में, और दोनों साथ चले गए। मुझे नहीं जाना पड़ा। जय गुरुजी, उन्होंने मेरे लिए इतना करा है कि मैं दोनों हाथों से जोड़कर भी अगर मैं गुरुजी के गुणगान गाऊं तो शायद समय कम पड़ जाएगा। गुरुजी, आपने मेरे लिए इतना करा है, उसका बहुत 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 शुक्राना। नहीं तो आज मैं इस दुनिया में पता नहीं किस जगह पे पड़ी होती, मुझे खुद नहीं पता। उसके बाद गुरुजी जानते थे कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि लड़की की शादी करने का मेरे पास कोई वो नहीं था। वहां पर उसकी मुलाकात एक अमेरिकन लड़के से हुई। वो लड़का इतना इतना प्यारा लड़का निकला, अकेला था, अपने पेरेंट्स का अकेला लड़का था। उन दोनों ने और पेरेंट्स ने मिलकर डेस्टिनेशन वेडिंग अमेरिका में उनकी करी और हम सिर्फ गेस्ट बनकर वहां पर गए, पूरी फैमिली। और इतनी सुंदर शादी हुई कि मतलब आज तक उसकी मेमोरीज हमारे दिमाग में है। मैंने बहुत कहा कि मैं पैसा देना चाहती थी, उन्होंने एक पैसा मुझसे नहीं लिया। और उसके बाद फिर मैंने उनको ये प्रॉमिस किया कि ठीक है, जब आप इंडिया आओगे, क्योंकि वो इंडिया का कल्चर देखना चाहते थे, इंडिया की ट्रेडिशंस देखना चाहते थे, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, फिर ये मेरी प्रॉमिस है कि जब आप इंडिया आओगे तो हम इनकी दोबारा से इंडियन वे से वेडिंग करेंगे। और वो शादी फिर मेरी तरफ से हुई। जब वो वहां पर आए तो उस वक्त हमने ये सोचा था कि हम बहुत छोटे स्तर पे शादी करेंगे, जिसमें कि सिर्फ क्लोज फैमिली के मेंबर्स को बुला के सिर्फ उनको हमें ट्रेडिशन दिखाना है, सिर्फ कल्चर दिखाना है। कभी ये सोचा ही नहीं कि एक प्रॉपर शादी उनकी धूमधाम से होगी, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने इस्कॉन टेम्पल में नोएडा में एक बड़ा सा हॉल बुक करा दिया, ये सोचकर कि 100-200 लोग होंगे, उनका अपना आराम से वो करके हम कर देंगे। जब 15 दिन रह गए उस चीज में, तब मेरी बड़ी बेटी बोलने लगी कि मम्मी, मेरे तो 300-400 लोग तो मेरे ही आएंगे। मैंने कहा बेटा, 400 लोग अगर आ गए तो इस हॉल में कैसे आएंगे सब लोग, कैसे होगा? प्लीज तुम लोग कम करो। बोली मैं तो कर नहीं सकती, और हमारे यहाँ तो ये चलता है कि कोई भी वो हो जाता है, तो इसलिए ऐसे। मैं बहुत ही चकरा गई। मैंने कहा कैसे होगा, मेरी तो इज्जत का सवाल है, वहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होंगे। तो मेरे को अंदर से आवाज आई गुरुजी की। गुरुजी ने बोला कि तू घबरा मत, चल और ढूंढ, जगह ढूंढ। आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी, मैं शाम का टाइम था, मैं अकेली, मैंने गाड़ी उठाई और मैं एक बैंक्वेट हॉल से दूसरे बैंक्वेट हॉल में, दूसरे बैंक्वेट हॉल से तीसरे बैंक्वेट हॉल में पूछती रही। वहां जाती थी और वहां जाकर सिर्फ एक जवाब सुनने को मिलता था कि जी यहाँ तो उन दिनों उन डेट्स की कोई बुकिंग नहीं है, सॉरी सब बुकिंग है, और 6 मंथ्स पहले से बुकिंग कर रखी है लोगों ने, और हमारा तो 15 ही दिन रह गए थे। तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था कि कोई भी बैंक्वेट हॉल हमें मिलेगा। लेकिन जब लास्ट एक वो रह गया तो मैंने सोचा कि अब क्या फायदा जाने का अंदर, अब सब जगह से तो ना हो रही है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब एक ही रह गया, इसको भी क्यों छोड़ा, इसमें भी चले जाता। मैं गई, उन्होंने वही जवाब दिया कि मैम सॉरी, देयर इज नो प्लेस। जैसे ही मैं चलने लगी तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया। उन्होंने कहा मैम ऐसा है कि हमारा एक बहुत बड़ा हॉल, मतलब बहुत सुंदर एक डेस्टिनेशन है जो थोड़ा हटके है, और इस जगह पे आप अगर चाहो तो ये लड़का आपके साथ जाकर आपको दिखा देगा, और वो बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है, और सबसे पहला वो आप ही का होगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये आया कि चलो एक बार देखने में क्या हर्ज है। मैं जैसे ही गई वहां पर, वो जगह ऐसी थी जैसे ऐसा लग रहा था सच में जैसे गुरुजी ने सिर्फ हमारे लिए ही खड़ा करा है उस महल को।
इतना सुंदर जगह, इतना खुला, इतनी दूर तक फैला हुआ कि मैं देखकर दंग रह गई। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने अपने घर वालों को लेकर आई अगले दिन, उनको भी बहुत पसंद आया। फटाफट चीजें सेटल हो गई, ऐसे सेटल हुई जैसे पता ही नहीं चला। और क्योंकि वो उनका पहला प्रोजेक्ट था तो उन्होंने बहुत ही रीजनेबल रेट्स लगाए, जो कि मेरे लिए काफी चीप भी पड़ा। और जो भी अंदर आता था शादी के दिन, वो यही पूछता था, अरे यार ये डेस्टिनेशन तुमने कहाँ से ढूंढा? इट वॉज सो ब्यूटिफुल। और गुरुजी ने, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन गुरुजी ने जो वो शादी करवाई है, वो शादी आज तक लोग याद रखते हैं। क्या खाना था, क्या जगह थी, क्या वो था, एफर्टलेसली एवरीथिंग हैपेंड। और इसको मैं कहती हूँ कि गुरुजी की असीम कृपा। नहीं तो लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं अपनी लड़कियों की शादी करने में, ये करने में, लेकिन मेरे लिए इट वॉज जस्ट लाइक कि चलते फिरते काम होने वाली। इधर बड़ी बेटी जो है मेरी, उसको मैंने उसकी शादी हो गई। और आप देखिए कि मैं गुरुजी से सिर्फ यही प्रार्थना करती रहती थी कि हे गुरुजी, इसका काम बदल दीजिए, इसको भी उसी मुकाम पे पहुंचा दीजिए जहां इसके साथ सब लोग थे। अब इसको भी कुछ ऐसा कर दीजिए। रोज मैं यही बात करती थी गुरुजी से। और एक दिन अचानक पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी उसमें पॉलिटिक्स में आ गए हैं, सब कुछ हो गया है। किस तरीके से सब कुछ बदला और मेरी बेटी को एक बहुत अच्छा ओहदा मिला और उसको अपने को साबित करने का एक मौका मिला। और ईश्वर की कृपा से, गुरुजी की कृपा से उसको दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन बनने का अवसर मिला। और मैं इस चीज के लिए सारा श्रेय गुरुजी को देती हूँ, क्योंकि अगर गुरुजी ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो हम जैसे लोगों को कौन पूछता है। लेकिन उनके साथ होने से सबकी नजर में उसकी अच्छाइयां आई और उसको मौका मिला, और उन्होंने ही उसको इतनी हिम्मत दी कि वो आज अपने को प्रूव कर पाए। ये तो रहा मेरी बेटियों का सत्संग। अब मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पैरों में बहुत सूजन थी। मेरे पैर अगर कोई देख ले तो डॉक्टर्स को भी जब मैंने दिखाया तो वो भी देख के डर जाते थे। वो कहते थे मैडम इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। मेरा जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी था वो काफी बढ़ता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। तो अल्टीमेटली फिर मैंने यही सोचा कि शायद अब मुझे जिंदगी अब ऐसे ही काटनी है। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये था कि क्योंकि वेट काफी बढ़ता जा रहा था नीचे, तो नेचुरली मुझे चलने में फिरने में अब परेशानी आने लग गई थी। और नेचुरली लुक्स वाइज ऑल्सो, मतलब आई पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, तो वो मुझे बहुत परेशान करता था। लेकिन मैंने ये हर उसमें जब भी मंदिर जाती थी तो यही सुनती थी कि जो गुरुजी का लंगर खाता है उसके हर रोग मिट जाते हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास था कि गुरुजी मेरे पैरों का कुछ ना कुछ तो करेंगे। कब करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं अंदर से एक विश्वास था कि मैं गुरुजी से कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे लिए इतना करा है कि मैं उनसे अब कुछ कहने की मेरे में हिम्मत ही नहीं है। लेकिन मैं ये जानती थी कि गुरुजी मेरे पैर के बारे में अच्छे से जानते हैं, वो शायद सही मौका सही समय देते हैं। और जैसे ही मैं इससे पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं प्रिंसिपल बनना चाहती थी। मैंने अपना करियर बहुत लेट स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ माय फैमिली प्रॉब्लम्स, और गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं प्रिंसिपल बनूं। मैं वाइस प्रिंसिपल थी एल्कॉन में, और गुरुजी को पता था कि मैं वाइस प्रिंसिपल की तरह बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ और बहुत अच्छा मेरा सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैंने जिद पकड़ रखी थी कि मैं प्रिंसिपल बनूंगी। तो गुरुजी ने मुझे 2-3 बार ऐसे मौके दिखाए जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि तू बनने को तो मैं तेरे को कल ही बना दूं प्रिंसिपल, लेकिन फिर वो नहीं बनाते थे। और फिर मैं गुरुजी से लड़ाई करती थी, गुरुजी आपने मुझे यहीं का यहीं रखा हुआ है, मुझे प्रिंसिपल नहीं बना रहे। मेरे को ऐसी रट लग गई प्रिंसिपल बनने की कि अल्टीमेटली उन्होंने मुझे बनाया प्रिंसिपल। लेकिन मैंने वो 3 साल काफी मुश्किल से काटे।
तो गुरुजी को पता होता है कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। यहाँ तक कि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं एक बार ऐसे ही बैठी हुई थी, सुबह सुबह मैं प्राणायाम कर रही थी, तो प्राणायाम करते करते मेरे दिमाग में यही आया कि मैं देखो गुरुजी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, मैं प्रिंसिपल नहीं बन रही। अचानक सुबह 7 बजे, कैन यू इमेजिन, सुबह 7 बजे मेरे पास फोन आ रहा है और मैंने फोन उठाया तो उन्होंने बोला कि आप एक बार आए थे इंटरव्यू देने के लिए प्रिंसिपल का, तो हम चाहते हैं कि आपको हम प्रिंसिपल की तरह रखना चाहते हैं, तो क्या आप प्लीज आकर हमसे मिल सकते हैं। आई वॉज टोटली टेकन अबैक कि 7 बजे कोई किसी के घर में फोन थोड़ी करता है ये कहने के लिए कि आपको हम प्रिंसिपल बना रहे हैं। लेकिन मैं एकदम चक्कर में आ गई। मैंने कहा ये तो गुरुजी का ही प्रताप लग रहा है। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल आ सकती हूँ। मैं शाम को उनसे मिलने गई। सब कुछ ठीक ठाक था, उन्हें हर तरह से मैं पसंद थी, मुझे भी ठीक ही लग रहा था सब कुछ। लेकिन आप देखो कि आखिर पे आके बिल्कुल एंड में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो चीज मुझे नहीं मिली। गुरुजी ने मुझे सिर्फ ये दिखाया उस वक्त कि देख प्रिंसिपल तो मैं तेरे को ऐसे बना दूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने फिर भी उनके इशारे को नहीं समझा। मैंने फिर भी यही सोचा कि देखो गुरुजी आपने मुझे रोक दिया प्रिंसिपल बनने से, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि प्रिंसिपल बनकर मेरे लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे आएंगी। शायद गुरुजी ये जानते थे। उसी तरह से मेरा एक बहुत ही अच्छे स्कूल में मुझे प्रिंसिपल का ऑफर आया और वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे मुझे देने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने मुझे सिर्फ इसीलिए बुलाया था कि बस एक फाइनल टचेस देने के लिए, और मैं ऐसे सोच के गई थी कि 100% मेरा होना ही है। लेकिन उससे पहले मैं रात को मंदिर चली गई। मैंने सोचा कि मैं गुरुजी का आशीर्वाद ले लेती हूँ ताकि मेरा ये काम ठीक से हो जाए। मैं मंदिर में गई और जैसे ही मैं शिव जी के मूर्त के पास वहां खड़ी हुई थी, कोई आंटी आई और उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट थमा दिया। मैं देखकर ऐसे थमा के और निकल गई। मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी और मैं बहुत देर तक ये वो लॉकेट हाथ में लेकर ये सोचती रही कि ये क्यों आया मेरे हाथ में, किसने दिया, क्यों दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि ओ ये गुरुजी ने मुझे भिजवाया है कि तू ये लेकर जा, तेरा प्रिंसिपलशिप तेरे को मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उसको अपने लॉकेट को अपने उसमें चेन में डाला और मैं स्कूल पहुंच गई अपना प्रिंसिपल का इंटरव्यू देने के लिए। और वहां जाकर संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, मैं इतना अच्छा बोलती हूँ, मेरे तो बोलने में कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन वहां जाकर जब मैं उनके सामने बैठी, उन्होंने मुझसे इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे और मेरा जैसे मुंह बंद हो गया हो। मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मेरा सिर ऐसा हो गया जैसे ब्लैंक होता है, बिल्कुल दिमाग एकदम ब्लैंक। इन द एंड वो मुझसे ये बोले कि मैम इसका तो जवाब दे दो। मैंने कहा मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आई फेल्ट लाइक अ फूल ओवर देयर। बट मैं जब वहां से उठ के आई तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, सो ट्रबल्ड। और जैसे ही मैं जाकर कार में बैठी, मैं अपने फादर के साथ आई थी, मैं अपने कार में बैठी, उन सबके इतने अच्छे अच्छे आंसर्स मैं अपने फादर को सुना रही हूँ। अरे मैं तो ये बोल सकती थी, मैं तो वो बोल सकती थी, मैं तो वो बोल सकती थी। तब मुझे दिमाग में आया कि इसका मतलब है गुरुजी नहीं चाहते थे कि मेरा वहां पर जॉब लगे, और उन्होंने वो लॉकेट दिया ही इसलिए था ताकि वो मेरे को रोक सकें, मुझे प्रिंसिपल नहीं बनने देना था उनको। मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में जब बैठ के मैंने रियलाइज किया तो मैंने देखा कि गुरुजी कैसे मुझे कदम कदम पे मुझे बचा रहे हैं, कैसे कदम कदम पे मेरा साथ दे रहे हैं। ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं इन प्रैक्टिकल। तो एनीवे, अब मैं आपसे जो ये बोल रही थी कि मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग थी, इतना सब कुछ था, तो मैं जब लास्ट स्कूल में जब मेरा टेन्योर था तो मैं सोच रही थी कि मुझे 2 साल का एक्सटेंशन तो आराम से मिल ही जाएगा क्योंकि मैं अच्छा काम कर रही थी। लेकिन नहीं, गुरुजी ने तो मेरे लिए कुछ और प्लान कर रखा था। जैसे ही मैं 60 की हुई, गुरुजी ने कहा नहीं, बस उन्होंने एकदम मुझे रिटायर करा दिया।
मैं देखती रह गई, मुझे समझ नहीं आया, सब लोगों को समझ नहीं आया। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए सीबीएसई के से कि मेरा नहीं हो पाया। और लेकिन मुझे ऐसा कोई दुख भी नहीं हुआ, लेकिन मैं ये सोचती रही कि मतलब अफसोस था कि मैं 2 साल और एटलीस्ट मिनिमम मैं काम कर सकती थी। लेकिन गुरुजी ने मन में सोच लिया था कि ये तो करना ही नहीं है। और मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मी अब आप 2 साल अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, आपने कभी भी अपनी हेल्थ को हमेशा निग्लेक्ट किया है। नाउ फॉर 2 years यू विल वर्क फॉर ओनली फॉर योर हेल्थ, और उसके बाद आपका जहां मन आया आप काम करना। तो संगत जी, मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैं विशाखापट्टनम में गई। वहां पर पंचकर्मा के लिए गई। हालांकि दिल्ली में भी है पंचकर्मा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मेरा चेंज भी हो जाएगा, मैं एक वहां पर नेचुरल सराउंडिंग्स में आई फील बेटर। तो मैं वहां पर सिर्फ पंचकर्मा करने गई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा कोई और तरह का इलाज भी हो सकता है। पंचकर्मा जो है वो सिर्फ बॉडी क्लेंजिंग के लिए होता है, और मैंने सोचा था कि बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो मैंने कहा कि 1.5 महीने का वो ट्रीटमेंट है। तो मैं फरवरी के एंड में गई थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं अप्रैल की बिगनिंग तक आई विल बी बैक होम। लेकिन जैसे ही मैं फरवरी एंड में गई हूँ, मिड ऑफ मार्च तक लॉकडाउन लग गया। और उसके बाद नेचुरली थोड़ी देर के लिए तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई कि मैं वापस घर नहीं जा सकती, मैं यहाँ पर स्टकअप हो गई हूँ, फ्लाइट सब बंद थी, कुछ नहीं था, मेरा 1.5 महीने का कोर्स खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ वहां पर बैठकर। 2-4 दिन तो मैंने ब्रूड किया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब जब गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी ने कुछ तो सोच समझ के करा ही होगा, तो मैंने कहा गुरुजी फिर मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वहीं पे अपना ट्रीटमेंट और जारी रखती हूँ। तो मैंने अपनी खूब मसाजेज और ये सब करा। लेकिन जो मुझे वहां फायदा हुआ वो ये हुआ कि मैं वहां पर 4.5 महीने के लिए अटक गई। अगर मैं 1.5 महीने में वापस आ जाती तो मुझे शायद कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं फिर अपने घर आ जाती और मैं उसी रूटीन में आ जाती और वो सब चीजें बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन क्योंकि मैं वहां 4.5 महीने रुकी, तो वहां मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि वहां क्योंकि मेरे को कुछ भी करने को नहीं था, ना मुझे खाना बनाना था, ना मुझे बच्चों का देखना था, ना मुझे पेरेंट्स का देखना था। अगर देखना था तो सिर्फ अपने बारे में सोचना था, अपने बारे में देखना था। तो संगत जी, मैं 1.5 घंटा वॉक करती थी, 1.5 घंटा में प्राणायाम करती थी, 2.5 घंटा में योगा करती थी, 1 घंटा में विपश्यना करती थी। और करते करते ये हुआ कि कैसे मेरा वेट अपने आप कम होने लगा। और मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरे पैरों का साइज कम होने लग गया। जब मैंने देखा कि मेरे पैरों का साइज कम होने लग गया है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट बना। और उसके बाद मैंने उसको अपने शेड्यूल में ले आई हूँ, और मैं वहां से वापस भी आ गई, तब भी मैंने उसको जारी रखा। और अब जो भी मेरे पैर देखता है वो कहता है कि अब आपके पैर आधे भी नहीं रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं इसी तरीके से अपने ऊपर काम करती रहूंगी तो 1 साल के अंदर अंदर मेरे पैर नॉर्मल होने लगे। ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी का चमत्कार है। उन्होंने जानबूझकर उस टाइम पर मुझे वहां भेजा जब मैं वापस नहीं आ सकती थी, और सारे लोग परेशान थे कि हम क्या करें। और मैंने उस समय को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया कि उसने मेरी हेल्थ ही नहीं, मेरे कॉन्फिडेंस को, मेरी हेल्थ को, मेरे लुक्स को, एवरीथिंग हैज इम्प्रूव सो मच दैट एट द एज ऑफ 62 नाउ आई रियली फील दैट आई एम जस्ट 42, विच इज अ बिग अचीवमेंट। तो ये सब गुरुजी का चमत्कार है। गुरुजी ने सोच रखा है कि हर चीज कैसे देनी है, कब देनी है, किसको देनी है। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि हमें बस धैर्य के साथ उन पे ट्रस्ट करना है, और ये मान के चलना है कि जो गुरुजी कर रहे हैं, ये नहीं है कि गुरुजी अगर हमारे साथ हैं तो हमारा हमेशा अच्छा ही होता रहेगा। बुरा हमारे पास मुश्किल समय आएगा, लेकिन वो मुश्किल समय कितनी आसानी से चला जाएगा, ये देखने की बात है। अभी कोविड का टाइम था, मेरे दोनों पेरेंट्स, हमने उनको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ रखा हुआ था।
मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी सिर्फ इसीलिए कि मम्मी पापा दोनों सेफ रहें, उनको कुछ भी ना हो। हम लोगों ने सब तरफ से उनको कट ऑफ कर रखा था, लेकिन हम उनको ना बचा सके। दोनों ही मेरे पेरेंट्स विद इन 1.5 मंथ, दोनों के दोनों पेरेंट्स मेरे हमें छोड़ के चले गए और उन्होंने बहुत सफर किया। लेकिन गुरुजी तो पहले से जानते थे कि ये सब होगा। एक तो उन्होंने मुझे, मैं शुरू से अपने पेरेंट्स के साथ रही हूँ और अब मेरे बच्चे भी मेरे साथ नहीं रहते थे, वही मेरा सहारा थे। तो उन्हें पता था कि ये टूट जाएगी अगर दोनों पेरेंट्स एक साथ चले गए। उन्होंने मुझे जान के 4.5 महीने अलग रखा उनसे, ताकि मुझे अकेले रहने की आदत पड़े। मैं इससे पहले कभी भी अकेली नहीं रही थी, लेकिन वहां से आने के बाद मुझे अकेलापन फिर भी ठीक लगने लगा था, मुझे अच्छा लगने लग गया था अकेले रहकर, अकेले बैठकर। और दूसरा, उन्होंने जो मुझे जो हिम्मत दी, मेरी मम्मी की सफरिंग थी, मेरी सिस्टर रो रो के पागल हो गई, मेरे बच्चे सब रो रो के, लेकिन मुझे उन्होंने इतनी हिम्मत दी कि सबको ये आश्चर्य होता था कि सबसे ज्यादा दुख तो इनको होना चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ गुरुजी ने मुझे संभाल रखा है। इतना बड़ा दुख और ऐसे ही निकल गया। तो गुरुजी हमें इतना देते हैं, दोनों हाथों से देते हैं, और हम गुरुजी के लिए एक्चुअली कुछ नहीं कर पाते। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ गुरुजी के लिए, लेकिन गुरुजी अपने भक्तों को कभी भी नहीं भूलते हैं। गुरुजी, आज जो मुझे मौका मिला है सब कुछ शेयर करने का, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस बहाने सब कुछ याद दिलाया जो आपने मेरे लिए किया है। इतना कुछ किया है कि अभी भी मैं बयान नहीं कर सकती। मैं जितना बोलूं उतना मेरे लिए कम है। आज मैं एक केयर फ्री पर्सन हूँ। मेरी दोनों बेटियां वेल सेटल्ड हैं, मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं है। और सब मुझे बोलते हैं आकर, कहते हैं कि आप रिटायर हो गए हो, अब आप कैसे करोगे, क्योंकि मेरा पेंशनेबल जॉब नहीं था। लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे ये लगता है गुरुजी है ना, वो मुझे कभी भी गलत हाल में रख ही नहीं सकते, तो मुझे क्यों फिक्र करनी है। मुझे जब तक मेरे पास गुरुजी का साथ है, मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए कुछ ना होते हुए मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ और मुझे हर चीज में सब कुछ अच्छा लगता है। ये एक बहुत बड़ी कृपा है मुझ पे गुरुजी की। अंकल, अभी समय है, मैं और शेयर कर सकती हूँ? जी आंटी। हाँ। अब मैं आपको थोड़े छोटे छोटे सत्संग में सुनाना चाहती हूँ जो मेरे साथ बहुत बड़े बड़े चमत्कार जो हुए। तो उसमें एक चमत्कार मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बॉम्बे गई हुई थी, और बॉम्बे में हम एक एग्जीबिशन से वापस आ रहे थे, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ। और हम जब गाड़ी में बैठे, हम लौट रहे थे गाड़ी से, तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो मुझे थोड़ी आदत कम है बेल्ट लगाने की, मेरे को गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने बेल्ट नहीं लगाई, मैं ऐसे ही बैठ गई गाड़ी में। तो और मेरे को एकदम नींद सी आने लगी, तो मैं जैसे ही सोई तो एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे कहा बेल्ट लगा ले, आगे झटका लगने वाला है। मैं थोड़ा सा इधर उधर देखा, मुझे लगा किसने बोला मुझे, मैंने फिर उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, मैं फिर सो गई। मुझे दोबारा आवाज आई बेल्ट लगा ले, झटका लगने वाला है। तब मैं थोड़ा घबराई, मैंने उनको बोला कि वो बेल्ट मेरी उनके नीचे दब गई थी ब्रदर इन लॉ के, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज ये बेल्ट निकालो। मैंने बेल्ट निकाली और मैंने उसको लगाया। मैं 5 मिनट के अंदर अंदर वो जाकर गाड़ी इतनी जोर से टकराई। एक्चुअली वो ऐसा एक्सीडेंट हो रखा था कि 6-7 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, और उसके बाद हमारी गाड़ी जाकर टकराई और हमारी गाड़ी के पीछे भी किसी गाड़ी ने मारा। अगर मैंने बेल्ट नहीं पहनी होती तो मैं पता नहीं मेरा क्या होता, मैं कहाँ निकलती गाड़ी से बाहर। इतना जोर का झटका लगा, लेकिन मैं गाड़ी के अंदर ऐसे हम लोग इंटैक्ट बैठे रहे। और जब हम बाहर निकल के आए, हमारी मारुति 800 थी और आगे पीछे बड़ी गाड़ियां थी, और जब हमारी गाड़ी टकराई और
पीछे से जो बड़ी गाड़ी आई तो हम लोग जब उतरे तो हम देखकर दंग रह गए कि हमारी मारुति 800 में एक स्क्रैच नहीं पड़ा था और आगे की और पीछे की गाड़ियां बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को ऐसे ही हंसकर बोला, मैंने कहा देखो आज आपकी गाड़ी मेरी वजह से बच गई क्योंकि मैं इस गाड़ी में बैठी हुई थी और मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, तो इसलिए आपकी गाड़ी बच गई, अदरवाइज ये गाड़ी खत्म हो जाती है आपकी। तो ये एक बहुत बड़ा सत्संग था। एक और सत्संग ऐसा ही था कि मैं अपनी छोटी बेटी को पुणे में लेकर गई, उसको सिम्बियोसिस का उसने इंटरव्यू देना था। तो हम बॉम्बे तक जो है हम लोग ट्रेन से गए और बॉम्बे से हमें पुणे में बाय बस जाना था। तो हम जैसे ही बस में चढ़ने लगे तो उन्होंने हमें टिकट दिया, मैंने टिकट लिया और अपने पर्स में डाल दिया। जैसे ही हम ऊपर आए तो जो कंडक्टर था उसने बोला कि मैम टिकट दिखाइए। अब मैं टिकट अपने पर्स में ढूंढने लगी, मुझे टिकट ही ना मिले। मैंने बहुत देर तक कोशिश की, मुझे नहीं मिला। अब सारी जो बस थी वो सिर्फ मेरे टिकट के लिए वेट कर रही थी। वो बस वाला आगे ना चलाए, कहते मैडम पहले आप अपना टिकट दिखाइए नहीं तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास टिकट है, मैंने अभी लिया है, मैं आपको दिखा दूंगी। बोले नहीं अभी आप अभी दिखाइए। मैं इतना घबरा गई, इतनी पैनिक हो गई कि मैंने वो जो पर्स था वो मैंने उस पर उलट दिया, उसकी सीट पे, और वो टिकट तो मिल गया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो मेरी बेटी ने चलने से पहले अपना पासपोर्ट और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें रखवाए थे कि मम्मी आप अपने पर्स में संभाल के रख लेना, मुझे इंटरव्यू के टाइम पे चाहिए। अब वो जब मैंने सामान सब समेट के अंदर रखा तो वो जो पासपोर्ट था उसका पासपोर्ट वहीं पे निकल गया, मुझे पता नहीं चला। हम लोग घर आ गए, घर में हम लोग बहुत देर तक बात करते रहे, सब कुछ हुआ। अब नेक्स्ट डे हमें इंटरव्यू के लिए जाना था सुबह सुबह। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि भाई अपना सामान वामान लगा के रखो। तो मैंने बोली मेरा पासपोर्ट दे दो। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने पर्स खोला रात के 10 बजे, तो पासपोर्ट हो तो दिखे, नजर ही ना आए। अब मैं घबरा गई, मैंने सारा पलट के देखा तो पासपोर्ट नहीं था। अब मुझे दिमाग में याद आया कि वो गिरा था तो हो सकता है गिर गया हो। अब सब लोग मुझे कहने लगे आप इतना केयरलेस कैसे थे आप ये। तो मैं गुरुजी से यही कहने लगी, गुरुजी मेरी इज्जत का सवाल है और मेरी बेटी के फ्यूचर का सवाल है, प्लीज किसी भी तरीके से आप उसका पासपोर्ट ढूंढवा दो। लेकिन वो एक इम्पॉसिबल सी चीज थी। अब कौन सी बस थी, कहाँ पर वो गिरा, कैसे वो हुआ, किसी को क्या पता। तो अचानक मेरा जो कजिन था उसने बोला कि चलो मैं बस स्टैंड पे फोन करके पूछता हूँ कि क्या पता उसको मिल गया हो कंडक्टर। मैंने कहा भाई हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी बस थी। उसने कहा नहीं वो टाइम से पता लग जाएगा कि कौन से टाइम पे वो बस गई थी। उसने फोन किया और वो फोन उठा भी लिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि हमने बोला कि हमारा पासपोर्ट खो गया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, वो ड्राइवर अभी गया हुआ है, वो 2-2:30 बजे वापस लौटेगा, तब उससे बात कर। अब हमने सोचा कब वो 2:30 बजे कौन आएगा, कौन बात करेगा, कौन फोन करेगा। अब तो वो गया। हम लोग बेमन से सो गए कि अब देखा जाएगा जो भी होगा, अब तो शायद हम इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। लेकिन 2:30 बजे वो फोन करता है ड्राइवर, और वो पूछता है कि मैडम आपका पासपोर्ट खोया है। हमने कहा कि हाँ खोया है। बोले कि मैडम नाम बताइए। हमने नाम बता दिया। कहते ठीक है, पासपोर्ट तो मेरे पास है, लेकिन आप आकर इसको सुबह आके ले जाइए। हमारे को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कोई वेग से उसमें कैसे पासपोर्ट का पता लग गया। पर खैर हमने कहा कि ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, आप प्लीज अपने पास रखिए पासपोर्ट, हम सुबह 6 बजे किसी भी तरह से पहुंच के आपसे हम पिकअप कर लेंगे। बोले ठीक है। फिर वो अपने आप ही बोला, कहता है कि मैडम अगर आप कहो तो हम 10 बजे तक मुझे वहीं पर आना है उसी बस स्टैंड पे, तो आप वहां से भी ले सकते हो। हमने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर है हम लोगों को भी 10 बजे के बाद ही जाना है इंटरव्यू के लिए, तो आप प्लीज हमें ही दे दीजिए वहां पर। बोले कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, मैं आपको पहुंचा दूंगी। वो हम वहां पर गए, मेरा ब्रदर वहां पर गया लेने के लिए, और उसने वो उतरा, उसने उसको पासपोर्ट दिया। जैसे ही उसने उसको पासपोर्ट दिया तो मैंने उसको फोन करके बोला, मैंने कहा कि यार उसने इतनी मेहनत की, बेचारे ने इतना आकर तुम्हें दिया, तो उसको तुम कुछ पैसे जरूर दो, उसका इनाम ही दे दो,
क्योंकि उसने आफ्टर ऑल ऑनेस्टी से हमें वो दे दी। इतना बस मैंने उसको बोला और उसने इतना टर्न किया, वो बंदा दिखा ही नहीं, वो गायब ही हो गया। उसके बाद वो मिला ही नहीं, उसने ढूंढा भी। वो कहता है कि दीदी इतना मैंने उसको ढूंढा, तभी 2 मिनट की बात है, पर वो नजर ही नहीं आया। तो मुझे तो पूरा वो विश्वास है कि वो गुरुजी ही थे और उन्होंने ही किसी तरह से हमें, हमारे हाथ में वो पासपोर्ट हमें दे दिया जो खो गया था। तो जय गुरुजी। गुरुजी ने छोटी छोटी चीजों में हर कदम पे हमारी रक्षा की है, हमें रास्ता दिखाया है। जब भी कभी हमें लगता है कि हम अंधेरे में हैं, उन्होंने उसी वक्त वो अंधेरा हटा के हमें उजाला दिखाया है। मैं कहती हूँ कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अगर गुरुजी हमारी जिंदगी में नहीं होते तो शायद हमारे पास आज कुछ भी नहीं होता। जय गुरुजी। गुरुजी सदा सहाय।